एक लक्ष्य ऐसा निर्धारित करें जो आपको सुबह बिस्तर से उठने पर मजबूर कर दे। यानी हमारे एपीजे अब्दुल कलाम क्या कहते थे कि आप स्टूडेंट जिंदगी में एक लक्ष्य तैयार करिए, यानी एक चीज को पाने की इच्छा रखिए। क्या बनना है मुझे, इसको पहले सोच लीजिए जी। और उसको बनने के लिए आपको जो रास्ता दिया गया है उस रास्ते पर चलिए। और लक्ष्य को पाने के लिए ऐसा लक्ष्य हो कि जो आपको बिस्तर पर सोने नहीं दे, यानी दिन रात परिश्रम करिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। तो आज हम मूल रूप से क्या पढ़ेंगे, तो क्लास चलिए क्लास 10th भौतिकी शास्त्र का प्रकाश का अपवर्तन चैप्टर नंबर हमारा है, यानी चैप्टर नंबर जो है वो 2 है और ये वीडियो पार्ट 2 होगा। इसका मतलब है कि हमने इससे पहले एक वीडियो दिया था आपको, जिसमें हमने आपको समझाया था कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं और उस संबंधित अनेक सी घटनाएं, जिसमें हमने बताया था कि जल से भरी टब में रखी हुई छड़ी टेढ़ी क्यों होती है, और इससे संबंधित और परिभाषिक शब्द हमने बताया था। और लास्ट पॉइंट हमारा था अपवर्तनांक, कि अपवर्तनांक किसे कहते हैं। ये सब हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ा था और वहां से जो भी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने वाले थे उसका हमने परिचय दिया था। चलिए तो अभी पढ़ेंगे हम लोग प्रकाश के अपवर्तन के नियम को पढ़ेंगे कि भाई ये तो हम लोग पढ़ेंगे अभी प्रकाश के अपवर्तन के नियम। भाई अपवर्तन का नियम क्या है, तो अभी पीछे दिन आपने क्या पढ़ा भाई मेरे, कि प्रकाश, मान लीजिए ये कांच की सिल्ली है। अब प्रकाश जब ऐसे आती थी तिरछी, तो ये यहां से ऐसे मुड़ गई थी और यहां से वह फिर ऐसे टर्न ले ली थी, नहीं ले ली थी। यानी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब जाती है तो अपनी दिशा को आंशिक रूप से बदल लेती है। ये सब बात हम लोग पहले वाली वीडियो में क्लियर कर लिए थे बखूबी चित्र के साथ में। उसमें अब यहां पर प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, तो 2 नियम। जैसे प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, उसी तरह से प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम हैं, है ना। दोनों लगभग सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है, समझिए क्या कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के जो पहला नियम है क्या कहता है कि जैसे मान लीजिए ये प्रकाश है, तो आपतित प्रकाश किरणें और अपवर्तित प्रकाश किरणें, आपतित प्रकाश किरणें और अपवर्तित प्रकाश किरणें, और इस पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल में होते हैं। बात वही है, देखिए पहला वाला में भी वही था, आपतित प्रकाश किरणें परावर्तित, क्योंकि वहां परावर्तन था तो इसलिए परावर्तित किरणें, लेकिन यहां पर बोल देंगे हम लोग अपवर्तित किरणें। बस क्लियर, इतना अंतर है, ध्यान रखना है। तो परीक्षा में कंफ्यूजन में नहीं जाइएगा कि प्रकाश के परावर्तन है या अपवर्तन है। तब परावर्तन रहेगा तब परावर्तित किरण, अपवर्तन रहेगा तब अपवर्तित किरण। क्या लिखेंगे, आपतित प्रकाश किरणें, अपवर्तित प्रकाश किरणें और उस पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल में होते हैं। ये तो क्लियर हो गया। दूसरा, किसी भी वर्ण के लिए और किसी भी माध्यम के लिए, माने वर्ण का मतलब होता है चाहे रंग, चाहे वो लाल रंग की प्रकाश हो या ब्लू रंग की प्रकाश हो या काली रंग की प्रकाश हो, प्रकाश चाहे जिस रंग का हो उसे हमको मतलब नहीं है। माध्यम, तब माध्यम चाहे वो हवा से कांच में जाए, कांच से फ्रिज में जाए, माने ये क्या कहते हैं उसको, हीरे में जाए, चाहे कोई भी माध्यम में जाएगी, तो अपवर्तन जब होगा तो आपतन कोण की जो ज्या होगी यानी माप होगी अपवर्तन कोण के बराबर, यानी आपतन कोण अपवर्तन कोण की क्या होगी, बराबर होगी। उसमें पढ़े थे आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर, इसमें पढ़ेंगे आपतन कोण अपवर्तन कोण के बराबर। बात एक ही है, केवल वहां परावर्तन, यहां पर अपवर्तन। लेकिन अब कहिएगा सर यहाँ पर 2 नई बातें आपने सेट कर दिया। क्या सेट कर दिया, तो एक तो कह दिया कि किसी भी वर्ण के लिए और किसी भी माध्यम के लिए, ठीक है। तो हम लोग वहां पर दर्पण में पढ़े थे, गौर करके देखिएगा, तो दर्पण में तो हम लोग सीधे शीशा में पढ़े थे, नहीं पढ़े थे। लेकिन यहाँ हम लोग अपवर्तन देखे हैं, एक बार देखे हैं वायु से गया था कांच में, नहीं पढ़े थे। फिर दूसरा हम एक उदाहरण समझाए थे, तो हम वायु से ले गए थे तेल में, तेल से ले गए थे पानी में, तो माध्यम तो 3 गो हो गया ना यहाँ पर। फिर हीरे का अपवर्तनांक देखे तो माध्यम 4 गो हो गया, तो अलग अलग माध्यम है ना। तो
अलग अलग अगर माध्यम रहेगा तो क्या आपतन कोण अपवर्तन कोण के बराबर होगा? तो हाँ, चाहे माध्यम कोई भी रहेगा, तो इसीलिए कह दिया किसी भी वर्ण और किसी भी माध्यम के लिए आपतन कोण की ज्या सदैव अपवर्तन कोण की ज्या के बराबर होती है, अर्थात साइन आई बराबर साइन आर। यहां तक किसी को दिक्कत? तो आप समझ गए प्रकाश के अपवर्तन के नियम। पहला नियम, आपतित प्रकाश किरणें, अपवर्तित प्रकाश किरणें और उस पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा, आपतन कोण की ज्या सदैव अपवर्तन कोण की ज्या के बराबर होती है। क्लियर? किसी भी वर्ण किसी भी माध्यम के लिए। अब आगे हैं एस्नेल का नियम। क्या हमें पढ़ना है भाई? एस्नेल का नियम पूछता है आपसे परीक्षा में कि एस्नेल का नियम किसे कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछ दे कि भाई एस्नेल का नियम किसे कहते हैं, तो क्या बताओगे? तो देखो, प्रकाश के जो अपवर्तन के दूसरे नियम आप पढ़े हैं, दूसरे नियम पढ़े हैं, वही एस्नेल का नियम है, अर्थात साइन आई बराबर साइन आर। किसने बताया ये बात? तो एस्नेल साहब ने बताया। क्या कहा उन्होंने? कहा कि किसी भी वर्ण के लिए और किसी भी माध्यम के लिए अगर आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या के बराबर होती है, अर्थात साइन आई बराबर साइन आर। क्लियर? तब परीक्षा में आपसे दो तरीके से पूछता है इसी चीज को। पूछेगा प्रकाश के अपवर्तन के नियम लिखिए, आप दोनों नियम लिखेंगे। अगर सीधे कह दिया कि एस्नेल के नियम लिखिए, तो प्रकाश के अपवर्तन के जो दूसरे नियम है, यानी किसी भी वर्ण के लिए किसी भी माध्यम के लिए आपतन कोण की ज्या सदैव अपवर्तन कोण की ज्या के बराबर होती है, इसे एस्नेल के नियम कहते हैं, अर्थात साइन आई बराबर साइन आर। कोई दिक्कत? तो दो बातें आपने अभी तक क्लियर कर लिया है। अब चलेंगे हम लोग आगे, पढ़ेंगे प्रकाश के अपवर्तन का दैनिक जीवन में उपयोग। यानी हम लोग प्रकाश के अपवर्तन देखे घटना, क्या क्या देखा? पहला आपने देखा कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन में गई है तो अभिलंब की ओर मुड़ी है, नहीं मुड़ी है। दूसरा आपने देखा कि सघन से जब विरल में गई तो अभिलंब से दूर हटी है। अगर लंबत पड़ी है तो सीधे निकल गई है, वो आए बाएं दाएं घूमी नहीं, सीधे निकल गए, नहीं पढ़े थे? तो यही तो है प्रकाश के अपवर्तन का, हम लोग यही तीन उपयोग पढ़ते हैं। तो वही कह रहा है कि प्रकाश के अपवर्तन का दैनिक जीवन में कहां कहां उपयोग। तो पहला उपयोग, जब प्रकाश किरण किसी सघन माध्यम से विरल में जाती है तो अभिलंब की, सॉरी गलती हो गया, विरल विरल माध्यम से कहां जाएगी? सघन में जाएगी। तो क्या हो जाएगी? वह अभिलंब की ओर मुड़ेगी। जैसे हम लोग पढ़े थे, जैसे यहां पर पढ़े थे, जैसे यहां से आई थी। क्लियर? तो अभी इसको जाना चाहिए ऐसे, तो ऐसे नहीं जाएगी, या अभिलंब की ओर मुड़ेगी। और इसको यहां से जाना चाहिए ऐसे, तो ऐसे नहीं जाएगी, वह क्या होगी? दूर हटेगी, नहीं हो जाएगी। तो वही कह रहा है, जब प्रकाश विरल से कहां जाएगी? सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर मुड़ेगी, और जब सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी। नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा लिखने में सघन, यहाँ लिखना है विरल। समझ गए कि विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर, अगर सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर। और जब प्रकाश किरण दो माध्यमों को सतह को लंबत पड़ेगी तो क्या हो जाएगी? वह सीधे निकल जाएगी। क्लियर? तो हम लोग समझ गए कि दैनिक जीवन में कहां कहां उपयोग है। अब आगे चलेंगे, इससे कुछ प्रायोगिक बातें होगी जो आगे हम लोग चलेंगे। देखिए प्रायोगिक बातें क्या है, समझते हैं। पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम प्रतीत होती है। अभी हम पीछे भी इस चीज को देखे थे, लेकिन अब थोड़ा सा देखिए कि मान लीजिए एक बाल्टी है, किसी को दिक्कत? अब इस बाल्टी में जल भरी है पूरा, इसमें क्या भरी है? जल भरी है। यहां तक किसी को दिक्कत? लेकिन ये है, अगर गहराई मापिएगा तो ये जितना है देखने से उतना लगता नहीं है, वो कम दिखाई पड़ता है। इसके पीछे का क्या रीजन है? तो हम लोग कल पढ़े थे, याद है कि पेंदी से आ रही प्रकाश किरणें जल की सतह तक कैसे आएगी? सीधा आएगी। लेकिन माध्यम बदलने के कारण यहां से वह क्या हो जाएगी? तिरछी किरणें हमारी आंखों तक जाएगी। किसी को दिक्कत? हमारी नेत्र यहां है। चलिए, तो अब हम देखेंगे, ऐसे टेढ़ा तो देख नहीं सकते हैं, तो देखेंगे हम लोग कैसे? सीधा देखेंगे। तो अब हमें यहां दिखाई पड़ेगी पेंदी, पेंदी है यहां लेकिन दिखाई पड़ेगी तो अपनी सतह से उठी हुई नहीं प्रतीत हो रही है। देखिए तो ये जगह यहां है लेकिन दिखाई पड़ रही है वो यहाँ, तो अपनी जगह से उठी हुई प्रतीत थी। यही तो कहानी है।
तो ये सब तो हम लोग क्लियर कर ही लिए थे पहले, लेकिन फिर भी क्वेश्चन है तो हम लिखेंगे कैसे? लिखेगा किसी जल से भरी बाल्टी की पेंदी से आ रही प्रकाश किरणें जल की सतह तक सीधे आती है, लेकिन जल की सतह से जैसे वह बाहर निकलती है, जल की सतह से जैसे ही बाहर निकलती है तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण तिरछी किरणें हमारी आंखों तक आती है। और तिरछी किरणें आती है तो हम तो उल्टा देखेंगे नहीं मुड़ के, तो हमें वह सीधे दिखाई पड़ती है, तो इस तरह से वो अपनी जगह से उठी हुई प्रतीत होती है। कोई दिक्कत? चलिए, तो अभी तक आप ये देख रहे थे, क्या क्या देखा आपने? तो प्रकाश के अपवर्तन, क्या पढ़ा आपने? प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, एस्नेल का नियम क्या है, और प्रकाश के अपवर्तन का हमारे दैनिक जीवन में क्या क्या उपयोग है, इसके बारे में चर्चा किया। और इससे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन आपने पढ़ा जिसमें कि जल से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ती है, ऐसा क्यों? अब आगे थोड़ा सा चलेंगे कि भाई प्रिज्म क्या है। देखिए, प्रिज्म का मतलब होता है कि 5 सतहों से घिरी कांच का टुकड़ा। अब यहां से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि प्रिज्म में कितने सतह होते हैं? तब 5। अगर नहीं देखे हैं तो आप किसी भी ऑफिस कार्यालय में जाइए, तो वहां पर आपको ना कांच का एक टुकड़ा ऐसे मिलेगा, ठीक है, ऐसे। ये प्रिज्म है। ये कितने सतह हैं इसके? तो 1 2 3 4, और एगो पीछे वाला जो पीछे रखा रहता है, जैसे नहीं पेपर ऊपर उड़ता है तो उसको पेपर वेट कहते हैं। पेपर वेट रख दिया तो उसमें चार तरफ से 4 गो कोना रहेगा, एगो नीचे रहेगा। तो प्रिज्म में कुल कितने सतह? 5 सतह। परीक्षा में ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि प्रिज्म में कितने सतह। अगर कोई पूछे भाई प्रिज्म किसे कहते हैं, तब 5 सतहों से घिरी कांच का टुकड़ा। हो गया। कांच शीशा का ही है, लेकिन उसमें क्या टुकड़ा है भाई? क्या गो सतह है? 5 सतह है। हो गया। अब इसमें से अगर गौर करके देखिएगा, कह रहा आपसे कि किसी कोण के दो समतल पृष्ठों से घिरे किसी पारदर्शक माध्यम में प्रिज्म कहते हैं। यानी कि किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठ के बीच घिरे किसी पारदर्शक माध्यम को क्या बोलेंगे हम लोग? प्रिज्म कहते हैं। लेकिन अपनी भाषा में क्या लिखेंगे हम लोग? कि 5 सतहों से घिरी कांच के टुकड़े को क्या बोलते हैं हम लोग? प्रिज्म। अब यहां पर एक बात रखा है, अपवर्तक पृष्ठ क्या है? ऐसे पूछता नहीं है, लेकिन पढ़ना है। प्रकाश के आगमन इसके जिन दो फलकों से होता है उसे कहते हैं हम लोग अपवर्तक सतह। मतलब समझिए, आगमन का मतलब प्रकाश आ रही है। अगर इसी को सतह पर रखेंगे ऐसे, तो प्रकाश या तो इस सतह में आएगी, या इस सतह में जाएगी, या इस सतह में जाएगी, या इस सतह से जाएगी, या हो सकता है कि पीछे से भी प्रकाश आ सकती है। कुल सतह कितने हैं उसके? 5। तो जिन सतहों से प्रकाश आ रही है वही उसका क्या है? अपवर्तक पृष्ठ है। कोई दिक्कत? समझ में आई बातें? अब देखिए, प्रकाश आई है तो कहीं से कहीं निकलेगी, क्योंकि हमने क्या रखा है यहाँ पर? जिन दो फलकों। आई तो एक फलक से, तो एगो से निकलेगी, तो एक से निकल रही है, तो यानी एक से आई और एक से निकली। तो ये दोनों जिन में आई और जिन से निकली, ये दोनों सतह क्या कहलाएगी? अपवर्तक पृष्ठ कहलाती है। ठीक है, चलिए। प्रिज्म में नोट में हमने लिख दिया है, प्रिज्म में कितने पृष्ठ होते हैं? कुल 5, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। कलर करना हम शायद भूल गए थे उसको। अब चलते हैं लेंस पढ़ते हैं कि लेंस क्या है। यहां से चैप्टर का जो मुख्य बातें हैं अभी यहां से शुरू होती है। अभी तक तो हम लोग ताले धरा रहे थे, ठीक है ना? वो टिंग टांग नहीं होता, देखे होंगे कभी कीर्तन उर्तन नाच उच होता है तो पहले एगो गाना पर दूगो गाना पर पहले ताल मिलाता है सब, नहीं, तब शुरू होता है। तो अब यहां से शुरू होगा चैप्टर का मूल बातें जो हमें पढ़ना था। ठीक है, तो सबसे पहले भाई लेंस क्या है? आपसे अगर कोई पूछ दे कि भैया बताइए लेंस क्या है, तो आप क्या बताएंगे? तो कांच के दो सतहों, यानी दो गोलाकार कांच हो, उनके सतह के घिरने से जो संरचना आकृति बनती है उसको कहते हैं हम लोग लेंस। लेंस के बारे में आपने कई बार पढ़ चुका है। इसका उपयोग दूरबीन, चश्मा, सूक्ष्मदर्शी इत्यादि में करते हैं। अब देखिए, पारदर्शक पदार्थ वह टुकड़ा जो दो निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरा होता है। यानी हमको ये नहीं परिभाषा आया तो हम क्या समझ गए कि दो कांच के टुकड़ा को हम लोग अगर जोड़ते हैं, जोड़ने से जो आकृति बनती है तो उसको कहते हैं हम लोग लेंस। कहिएगा कैसे सर जी? तो समझो कि एगो कांच का टुकड़ा ये वाला था मेरा, क्लियर, और एगो और कांच वाला टुकड़ा था ऐसे। ऐसे करके हमने एक दूसरे को जोड़ दिया। जोड़ने के बाद ये जो पार्ट एक्स्ट्रा हो गया, ये पार्ट को हमने हटा दिया।
हट गया। तो ये बन गया हमारा एक लेंस, ये हो गया हमारा उत्तल लेंस। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। अब कहेगा पहचाने कैसे हम? तो सिंपल रीजन है, किनारे में पतला पतला है, बीच में मोटा है, उत्तल लेंस। कहेगा उत्तल लेंस किसे कहेंगे? तो वैसा लेंस जो किनारे की अपेक्षा बीच में क्या होगा? मोटा होगा। चलिए आगे चलते हैं। यही कांच का टुकड़ा है मेरे पास, ये भी कांच का टुकड़ा है, इसे हम दोनों अलग अलग रखे, लेकिन दोनों पॉइंट को यहां से हम किसी कांच से जोड़ दिए, और जोड़ करके हमने इस पार्ट को हटा दिया। अब क्या मिला आपके पास? ये अवतल लेंस मिल गया। ये क्या हो गया हमारा? अवतल लेंस। तो समझ गए ना कैसे बनाए इसको? समझे? तो अब इसको कैसे पहचानेंगे? तो सीधी बात है, किनारे की अपेक्षा बीच में क्या है? पतला है, और उत्तल में क्या था? मोटा था। तो किनारे की अपेक्षा बीच में अगर मोटा हो गया तो क्या हो गया? वो उत्तल हो गया। और किनारे की अपेक्षा अगर बीच में पतला हो गया तो क्या हो गया? अवतल हो गया। तो अब यही दो कांच की सतह को तो जोड़ने से बना है ना, चाहे आप उत्तल बनाए हैं चाहे अवतल बनाए, लेकिन कैसे बना? आपको दो कांच के सतह को जोड़ने से। तो लेंस कहेगा तो नहीं लिख सकते हैं कि दो पारदर्शी, या सीधे कांच भी लिख सकते हैं, क्योंकि कांच तो पारदर्शी होता ही है। दो कांच के सतहों को जोड़ने से जो संरचना बनती है उसको कहते हैं हम लोग लेंस। लेंस दो प्रकार के होते हैं, एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस। इतना तो समझ गए। लेकिन बउआ जी एक चीज और ध्यान रखना है, ये तो दूगो मुख है, प्रमुख, इसके अलावे और आगे पढ़ना होता है। एगो होता है बेलनाकार, जो हमें नहीं पढ़ना है, लेकिन याद रखिएगा एगो बेलनाकार भी होता है। ठीक है? तो लेंस कितने प्रकार के हो गए? तीन प्रकार के हो गए। कितने प्रकार के हो गए? तीन प्रकार के। कौन कौन? बेलनाकार। लेकिन बेलनाकार यहां नहीं पढ़ना है हमको, थोड़ा सा एक ऑब्जेक्टिव शायद क्वेश्चन है, और अगले चैप्टर में बेलनाकार के बारे में बताया हुआ है। ठीक है ना? तो वो कैसे कैसे होगा वहां देखेंगे। फिलहाल तो समझ गए कि कांच थी, सॉरी, लेंस किसे कहते हैं, और लेंस के कितने प्रकार और कैसे पहचानेंगे ये भी समझ गए। तो उत्तल लेंस समझ गए। उत्तल लेंस समझ गए ना, कि किनारे की अपेक्षा बीच का भाग क्या होगा भाई? मोटा। तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? उत्तल लेंस। अब उत्तल लेंस के तीन भाग होते हैं, उभयोत्तल, समतलोत्तल और अवतलोत्तल। ठीक है ना? उत्तल लेंस के कितने भाग होते हैं भाई? तो तीन होते हैं। कौन कौन? बोलिए बोलिए। उभयोत्तल और समतलोत्तल और अवतलोत्तल। अब देखिए इसमें कैसे कैसे भाग समझते हैं, देखिए इसको थोड़ा सा ध्यान देते हैं। देखिए उभयो, उभयो का मतलब होता है उभला। उभयो माने उभला। अगर कोई लेंस ऐसे है, नहीं ऐसे है, तो ये क्या है भाई? उभला है। समझ रहे हैं? कोई अगर मतलब दोनों पार्ट उसका उभला हुआ हो, माने बाहर की ओर निकला हो, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? उभला। नहीं, जैसे कोई आदमी लड़का को देखिएगा, औरतों में भी हो जाता है, शुरू में ठीक रहता है, और जब ज्यादा उम्र होता है तो ये ना के उभल जाता है, पेट पेट नहीं निकल जाता है, तो इसको क्या कहते हैं? उसको उबला उसको नहीं, हमारा नहीं है भाई, ऐसा गलती बात नहीं बोलिए, हमारा अब सॉलिड है। ठीक है ना? लेकिन हाँ, अब तो अब मोटा शरीर थोड़ा सा सब कुछ एक रंग का है, ऐसा नहीं है कि पेट ज्यादा है सीना कम है, सब एक जैसा है। तो आइए किताब की ओर। तो हम लोग पढ़ रहे थे कौन सा है भाई? उभयोत्तल। समझ गए ना? तो उभयोत्तल का मतलब दोनों भाग क्या रहेगा? उभला रहेगा। अब देखिए यहाँ नाम रखा है समतलोत्तल। तो देखिए समतल एगो रहेगा, एगो भाग रहेगा उत्तल। एगो रहेगा समतल, एगो रहेगा उत्तल। तो ये हो गया कौन? समतलोत्तल। ई है अवतलोत्तल। अवतलोत्तल का मतलब ई तो अवतल वाला रहेगा ही, एगो क्या रहेगा? अवतल रहेगा ही, लेकिन इहो भाग अंदरे की ओर धंस जाए, अंदरे की ओर धंस जाए। हो गया? तो ई क्या हो गया हमारा? अवतलोत्तल। अवतलोत्तल है ना? थोड़ा सा पढ़ने पर ध्यान रखिएगा। उभयोत्तल, समतलोत्तल, अवतलोत्तल। ये तो समझ गए कि उत्तल लेंस के कितने पार्ट? तीन। अब आगे चलेंगे, अवतल में देखते हैं। तो अवतल लेंस किनारे की अपेक्षा बीच में क्या होता है भाई? पतला होता है। नहीं, चलिए अब पतला कैसे होता है तो समझ ही गए हैं। अब आगे देखिए, उभयवतल, उभयोबतल, वही बात, सेम सेम, ऐसे ऐसे ऐसे। नहीं, ये कमरियों से पतला हो गया। नहीं, गाना पढ़े कि नहीं पढ़े? सुने हैं आप लोग? चलिए आइए किताब कर, तो समझ गए। अब चलते हैं, एक है समतलोत्तल। तो सीधा नाम पर रहा समतल, तो समतल का मतलब एगो होगा ऐसे, एगो ऐसे, एगो हो जाएगा ऐसे। समतल नहीं हो गया जी? क्या है? जितना नहीं। अब आगे चलिए, उत्तलावतल। देखिए ई तो सुनिए 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 सुनिए, ई तो ऐसे रहेगा ही, लेकिन ई पार्ट ऐसे रहेगा, ई पार्ट फिर से ऐसे झुक जाएगा। ठीक है ना?
देखिए ऐसे तो ई रहेगा, मान लीजिए ऐसे, क्लियर। लेकिन इसमें ऐसे, इसमें ऐसे, इसको आप थोड़ा सा कर्व कर दीजिए, कर्व। देखिए वहां पर में अंतर है, तो दोनों का नोक नोक एकदम है नहीं है, लेकिन इसमें नोक नहीं है, दोनों में अंतर दिख रहा है ना। तो यही हमारा है। तो उत्तल लेंस के कितने पार्ट, अवतल के कितने, 3। यहां तक क्लियर हो गया। अब चलते हैं, लेंस संबंधित कुछ परिभाषिक शब्द है, उसको हमें पढ़ना है, समझिएगा। लेंस संबंधित कुछ परिभाषिक शब्द, अब क्या क्या था। सबसे पहले वक्रता केंद्र। तब वक्रता केंद्र किसको कहेंगे, सीधा बात हम लोग पढ़े थे कि किसी भी दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा वक्रता केंद्र कहलाएगी। नहीं, सॉरी, वक्रता त्रिज्या क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। तो यहाँ पर केंद्र है, इसका मतलब कि दर्पण जिस खोखले गोले का भाग था उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते। तो अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि लेंस में तो एगो है नहीं, लेंस में तो दूगो होता है। जैसे देखिए, चाहे आप उत्तल लेंस बनाइए, तो इस दर्पण का भी कुछ ना कुछ, गोला का इसका भी कुछ ना कुछ होगा। अगर आप इसे मिटा दिए है, मान लीजिए ऐसे, तो ये लेंस के कैगो हो गया वक्रता केंद्र, दूगो हो गया। तो दर्पण में कैगो, एगो। दर्पण ऐसे था गोला, ऐसे काट दिए थे, इधर से वक्रित कर दिए थे, तो ये गोला का केंद्र था, तो एक वक्रता केंद्र था। लेकिन लेंस में कैगो, कोई दिक्कत, चाहे वो अवतल ही को लीजिए ना, अवतल एगो लिए ना रे, तो एकरा कोनो कोनो दर्प केंद्र होगा, इसका भी कोई ना कोई केंद्र होगा। आप ऐसे लिए हैं, ऐसे लिए हैं, तो ये मिटा दिए हैं, लेकिन इसका जो केंद्र है सो तो है ही ना, केंद्र तो है ही ना। तो ये क्या हो गया उसका वक्रता केंद्र, यानी लेंस जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहेंगे। एक लेंस में कितने वक्रता केंद्र, तो 2 होता है। ये क्लियर हो गया। परीक्षा में पूछता है कभी कभी कि एक लेंस में कितने वक्रता केंद्र, तो 2। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब रहा मुख्य अक्ष, किसको कहेंगे, तो सीधा वो दर्पण के लिए है। अब चलेंगे, यानी एक एक वक्रता केंद्र से दूसरे वक्रता केंद्र को ले जाएंगे, लेकिन इसमें ध्रुव नहीं होता है। इसके जो मिडिल पॉइंट होते हैं उसको कहते हैं हम लोग प्रकाशीय केंद्र, प्रकाशीय केंद्र, है ना। इसके ध्रुव नहीं, इसके क्या होंगे, ऐसे समझने के लिए हम ध्रुव समझ सकते हैं, लेकिन वो ध्रुव नहीं, वो क्या हमारा प्रकाशीय केंद्र है। तो समझ में आ गई बात कि एक लेंस के जो वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र के मिलाने वाली रेखा जो कहां से जाती है, प्रकाशीय केंद्र से जाती है, तो इसकी रेखा को कहते हैं हम लोग मुख्य अक्ष। तो 2 परिभाषा समझ गए आप लोग कि पहला तो वक्रता केंद्र किसको, तो लेंस जिस खोखले गोले के भाग होते हैं उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। ये कितने होते हैं, तो 2 होते हैं। फिर हम लोग पढ़ लिए कि मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, तो दोनों वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा जो प्रकाशीय केंद्र से जाए वो कहलाएगी मुख्य अक्ष। अब चलेंगे, एक चीज इसमें पढ़ना है हमें कि फोकस क्या पढ़ना भाई, फोकस तो सीधे सी बात है। हाँ चलिए, ये हमारा लेंस रखिए, चाहे वो अब तले में रखिए ना, कोई दिक्कत नहीं, इसमें ही रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, हो गया। अब देखिए, प्रकाश जब भी चलेगी तो बाईं तरफ से जाएगी, क्लियर। तो ऐसे चलेगी, या आप इधर से भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्योंकि यहां से तो रिटर्न होगी नहीं, वो तो रिटर्न होगी नहीं, तो यहां से वो क्या हो जाएगी, रिटर्न हो जाएगी ऐसे। तो आपतित प्रकाश किरण यहां से आई, यहां से हो गया अपवर्तन। तो अपवर्तन होने के बाद मुख्य अक्ष पर कहीं ना कहीं कटा है, तो यही कटने वाला कहलाता है फोकस। कोई दिक्कत, तो कोई पूछे फोकस किसे कहते हैं, तो समझ गए क्या बोलेंगे कि अपवर्त, इसी आपतित किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर कटती है, इससे जो कटान बिंदु है वो कहलाता है फोकस। लेकिन सबसे बड़ी बात कि आप अगर देखिए, गौर करके देखिए कि अगर ऐसे अगर आ जाए कोई किरण, ऐसे इधर से आ जाए, तब तो ये इधर से लौटेगी, तो यहां होगी, क्योंकि भाई पारदर्शी है, तो उधर से भी कोई देख सकता है, इधर से भी। मान लीजिए शीशा हम लगा दे बीच में, सपोज दैट, तो आप उधर से भी देख सकते हैं, इधर से भी देख सकते हैं। या समझिए ऐसे कि जो प्रकाल बक्स हम लोगों को मिलता है, औजार बक्स जिसको कहते हैं, तो ओकरे में वो लेंस लगल रहता है। तो लेंस ऐसे देखते हैं, अगर इसको हम पलटी मार दे, उल्टा कर दे, ऐसे घुमा दे, नहीं कर दे, तो क्या नहीं दिखाई पड़ती है, तभी दिखाई पड़ती है। तो किधर फोकस, तो फिर किधर मुख्य फोकस कौन, अभी दोनों में कौन मुख्य फोकस, परीक्षा में पूछ दिया अगर मुख्य फोकस किसे कहते, तब क्या देंगे, ना 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 ना, ऊ वाला ना, ऊ वाला ना,
अपवर्तित प्रकाश किरणें जहां से लौटेगी वही उकर मुख्य फोकस। अगर हेने से आ रही है, हेने कट रही है, तो ये मुख्य फोकस, और हेने से आके हेने कट रही है, तो ये मुख्य फोकस। क्लियर है? समझ में आई बातें? नहीं समझे बात? फिर समझते हैं। देखिए, एगो लेंस आप लिए हैं, लेंस, तो आप या तो इधर से देखेंगे या इसको टर्न कर देंगे थोड़ा सा, तो इधर से देखेंगे, किधरों से एक तरफ से देखेंगे। क्लियर? तो आपका प्रकाश इधर से गया है, तब फोटो उधर बनेगा उसका, क्योंकि इधर से जाएगा, अपवर्तित होगा तो इधर जाएगी, तो आपके लिए मुख्य फोकस हो गया उधर वाला। अब मान लीजिए कोई आदमी अगर उधर से खड़ा है, तो उसके लिए इधर से बनेगा, चाहे किधरों से बनेगा, प्रकाश का जहां अपवर्तन हो रहा है वो उसका मुख्य फोकस है। ठीक है ना? तो एक बार एक लेंस से एक गो चित्र बनेगा, एक बार एक लेंस से एक गो चित्र बनेगा। तो हमें मुख्य फोकस का अगर परिभाषा समझाना होगा तो क्या लिखेंगे कि आपतित प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद जिस जिस फोकस से गुजरती है वो उसका मुख्य फोकस कहलाती है। समझ रहा है? जिस फोकस से गुजरती है वो क्या कहलाएगी? उसकी मुख्य फोकस। अब जैसे इस चित्र को समझ ना लीजिए, थोड़ा सा अच्छा से डिटेल से समझ लेते हैं चित्र द्वारा। तब मान लीजिए एक ऐसे हमारा लेंस था, किसी को दिक्कत ऐसे इसका है, तो यहां भी एफ होगा, तो यहां भी एफ होगा, यहां भी 2f होगा, तो यहां भी 2f होगा। तो इसको f1 कर दीजिए, ये f2 कर दीजिए। समझ में आई बातें? समझे कि नहीं समझे? अब आपतित किरणें अगर इधर से गई है, ऐसे यहां से गई है, तो यहां से वो रिटर्न जाएगी, यही उसका मुख्य फोकस हो गया इसके लिए। अब चलिए एक और लेंस बना लीजिए, फिर वही सेम चीज रखेंगे, f1 2f1 f2 2f2। अगर आपके दिमाग में आता होगा सर अगर इधर से आता होता तो कोई बात नहीं, तो इधर से आया तो इसका मुख्य फोकस ही हो गया। जहां से गुजरा ई मुख्य फोकस, आई सेकेंडरी फोकस, ई मुख्य फोकस, ई सेकेंडरी फोकस। ठीक है? फोकस तो दुगो होता है, वक्ता केंद्र तो दुगो होता है, लेकिन कौन वाला मुख? तो जहां से अपवर्तन होगा वो मुख, बाकी जो बच गया वो सेकेंडरी। कोई दिक्कत? तो ये क्लियर हो गया कि मुख्य फोकस कैसे समझेंगे क्या? चाहे आप इधर से गुजारिएगा तो क्यों गुजारिएगा। अब ऐसा नहीं होगा कि ये को चित्र हेनहू से एगो बना देंगे, है ना? नहीं होगा, ये खिचड़ी पाक गया। ठीक है? तो ई वाला नहीं बनेगा, जब बनेगा तो एक गो बनेगा, चाहे वो इधर से बने चाहे उधर से बने। तो जहां से अपवर्तन होगा वो हो गया मुख्य, बाकी बच गया वो सेकेंडरी। तो आशा है आपको समझ में आ गया होगा कि मुख्य फोकस किसे कहते हैं, क्योंकि हम आगे इस चीज को देखेंगे, इसलिए सब चीज को क्लियर करते चलिए। तो आप समझ गए ना कि वक्ता केंद्र किसे कहते हैं, मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, फोकस किसे कहते हैं, फिर मुख्य फोकस किसे कहते हैं। ध्रुव यानी कि इसको कहते हैं हम लोग प्रकाशीय केंद्र। क्या बोलते हैं हम लोग? प्रकाशीय केंद्र। तो लेंस का जो मिडिल पॉइंट होती है, मिडिल पॉइंट, ठीक है ना, ये क्या है उसका? प्रकाशीय केंद्र। ये प्रकाशीय केंद्र है। तो क्या सर प्रकाशीय केंद्र मिडिल यही है? नहीं बउआ, ये पूरा है, हिया से हिया तक प्रकाशीय केंद्र है। कहिएगा सर इसकी खेना यही खेना बात कर दो। हाँ बात सही बता रहे हैं। तो देखो कैसे, क्योंकि प्रकाश अगर यहां से आ गई तो यहां से लौटेगी, यहां से आएगी तो यहां से लौटेगी, यहां से आएगी तो यहां से लौटेगी, यहां से आएगी तो यहां से लौटेगी। अगर केंद्र से गई है तो केंद्र से लौटेगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पूरा तो उसका प्रकाशीय केंद्र ही है ना। समझ में आई बात? लेकिन एक मिडिल पॉइंट एग्जैक्ट हम लोग पी लेते हैं। क्या लेते हैं हम लोग? पी। यानी इसको आप ध्रुव कह सकते हैं या प्रकाशीय केंद्र, लेकिन पूरा प्रकाशीय केंद्र होता है। ठीक है? कोई लेंस में पूरा पूरा प्रकाशीय केंद्र होता है। ठीक है ना? जो मिडिल पॉइंट लंबा जाएगा वो क्या उसका कहलाएगा? प्रकाशीय केंद्र। किसी को दिक्कत है यहां तक? चलिए, तो ये दो बात क्लियर हो गई। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है जो हमने आपको बताया था पिछले दिन कि अभिसारी किरण पुंज और अपसारी किरण पुंज। लेकिन यहाँ किरण पुंज नहीं पढ़ना है, लेंस में पढ़ना है कौन अभिसारी और कौन अपसारी। बड़ा ही वीवीआई क्वेश्चन है, परीक्षा में बहुत बारी पूछता है कि अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं। लेकिन आपसे पूछेगा इस चैप्टर से, क्या पूछेगा कि उत्तल लेंस को अभिसारी क्यों कहते हैं, अवतल को अपसारी क्यों कहते हैं। यही दुगो पूछता है उल्टा पुल्टा करके। मतलब क्या? अभिसारी का मतलब हुआ मेरे भाई, अभिसारी का मतलब हुआ उत्तल। कैसे समझो, ये उत्तल लेंस है ना बुआ रे, ये कौन लेंस हमारा? किनारे का पीछा बीच का मोटा है। अब यहां से किसी भी दूरी से जो प्रकाश किरणें आएगी
किसी दूरी से जो प्रकाश किरणें आएगी तो यहां से लेंस से वह अपवर्तन होगी। तो अपवर्तन मान लीजिए ऐसे इसका मुख्य मिडिल पॉइंट हुआ, तो यहां से आएगी तो भी ऐसे जाएगी, फोकस से गुजरेगी। यहां से आएगी तो फोकस से गुजरेगी, यहां से जाएगी तो फोकस से गुजरेगी, यहां से जाएगी तो फोकस से गुजरेगी। चाहे कहीं से जाएगी तो एक मिडिल पॉइंट से आके गुजरेगी, नहीं गुजरेगी? तो ये क्या कहलाएगी? उसका अभिसारी, क्योंकि प्रकाश को क्या कर रही है? सिकुड़ रही है। ठीक है ना? तो आपको चित्र बना के समझा देना है। पूछेगा क्वेश्चन कैसे, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं? तो आप चित्र बना लीजिएगा और तब लिखिएगा, उत्तल लेंस के सामने विभिन्न दूरियों से आ रही प्रकाश किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के बाद या गुजरने के बाद, आप लिख सकते हैं अपवर्तन के बाद एक ही बिंदु पर फोकसित होती है, इसीलिए वो क्या है? अभिसारी है, क्योंकि प्रकाश को सिकुड़ रही है। अब अवतल में देख लेते हैं, अवतल लेंस को अपसारी क्यों कहते हैं? तो अब बउआ जी देखो समझो, ये तो उसका मिडिल पॉइंट है। अब प्रकाश किरणें यहां से ऐसे आई थी, तो हम जानते हैं कि अब ये क्या करेगी? फैलाती है, क्योंकि यह इधर नहीं लौटेगी, ये यहां से ऐसे जाएगी, यहां से आएगी तो ये ऐसे जाएगी, यहां से जाएगी तो ये ऐसे जाएगी। जैसे जैसे केंद्र से भरेगी ज्यादा विचलन होते जाएगा, ऐसे जाएगी। क्लियर? ऐसे होती जाएगी। कहने का मतलब है कि वो प्रकाश को क्या कर रही है? फैला रही है। तब फैलाने के कारण इसको क्या बोलेंगे हम लोग? अपसारी। बस चित्र के हिसाब से सुंदर से बना करके आपको लिख देना है कि कौन अभिसारी या कौन अपसारी। एक तो परिभाषा में पूछता है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं या अवतल को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं, ये एक परिभाषा में रहेगा जो आपको लिखना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव में भी यहां से रहता है ना, कि निम्न में कौन अभिसारी लेंस है? 4 गो रहेगा, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, समतल और बेलनाकार। नहीं तो ऐसे करके लगा सकते हैं। तो ये 2 बातें क्लियर हो गई। क्वेश्चन क्या बनने वाला है बता दिए हम लोग। अब आगे चलेंगे। अब एक क्वेश्चन है बड़ा ही VVI कि उत्तल लेंस को आंखों के सामने रखकर सूरज को देखना मना होता है। अब ये क्या है भाई? ये क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछता है कि उत्तल लेंस को आंखों के सामने रखकर सूरज को देखना मना होता है। भाई ऐसा क्यों? कभी आपके घर में देखे ना, वो जो प्रकाश बॉक्स में मिलता है ना, उसको आप ऐसे रख लिए, ठीक है, सूरज के सामने रखिए और उसके फोकस, जो फोकस मिडिल पॉइंट होगा, उस जगह पर एक कागज का टुकड़ा रखिए, थोड़ा देर रखिए, वो धीरे धीरे अपने आप आग सुलगने लगेगी। ठीक है ना? भले हम एग्जैक्ट पॉइंट पर नहीं रख पाते हैं इसलिए नहीं जल पाती है, वो अलग सी बातें हैं, लेकिन जलता है ये सही बातें हैं। ठीक है? हमारे मामा जी जब पढ़ रहे थे, छोटे वाले मामा जी, तो वो प्रयोग, हम बच्चे थे तब वो प्रयोग करके एक दिन आंगन में दिखाए थे ऐसा। तो वो थोड़ा सा ऊंचे हाई क्लास में पढ़ते थे, वो लोग शहर में रहते थे, उन लोगों को प्रयोगी करके दिखाया गया होगा तो उनको पता था। तो हम तब के बारे बच्चे थे, तो हमको खाली देखे थे कि सिगरेट जल गया था, ये हमें याद है। हाँ, सिगरेट को जला दिए थे ऐसे लेंस से। ठीक है ना? यानी कहने का अर्थ है कि मान लीजिए उत्तल लेंस है, सपोज समझिए, अगर हम आंख के सामने ऐसे रख करके उसको देख रहे हैं ऐसे, तो इसका आंख हमारा उसका फोकस के बराबर कहीं अगर हो गया तो हमारी रेटिना क्या हो जाएगी भाई? वो भी जल जाएगी, अंदर में नहीं हो जाएगी? तो ऐसी स्थिति में हमारी आंखें क्षतिग्रस्त हो सकती है, इसीलिए उत्तल लेंस से सूरज को देखना मना किया जाता है। कोई दिक्कत? कोई अगर बच्चा से दुश्मनी लोग कर देता है, कोई अगर जानकार आदमी है तो ले जाकर के रख देते, तो आंख खराब हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, तो नादान बच्चे हैं। झगड़ा तो हमसे है, आपको नहीं, उस बच्चों से क्या है झगड़ा? क्या वो तो नादान है, उसको तो आप जो करिएगा सो हो जाएगा, लेकिन झगड़ा तो बराबर वालों से ना होती है जी। क्या है हिम्मत तो आज चलो मैदान में, क्या है कि नहीं? चलिए, तो हम लोग पढ़ रहे थे उत्तल लेंस। उत्तल लेंस को सूरज के सामने क्यों नहीं देखना चाहिए? क्योंकि उत्तल लेंस प्रकाश को अभिसरित करती है। विभिन्न दूरियों से आ रही प्रकाश किरणें उत्तल लेंस से गुजरने के बाद फोकस पर जाएगी। फोकस पर जाने के कारण हमारी वहां पर उष्मा क्या हो जाएगी? क्योंकि ज्यादा किरण आ रही है तो उष्मा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ऐसी स्थिति में हमारी रेटिना क्या हो जाएगी? जल सकती है, आंखें क्षतिग्रस्त हो सकती है। तो इससे बचने के लिए क्या रहता है? उत्तल लेंस को आंख के सामने रखकर देखना मना होता है। तो ये सब क्लियर क्वेश्चन होते जा रहा है ना? क्वेश्चन जो भी आएंगे वो सामने आते जाते हैं, हम क्लियर कर देते हैं। ये तो समझ गए। अब आगे चलते हैं। प्रतिबिंब, वास्तविक तथा आभासी प्रतिबिंब, ये सब आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, पिछले पॉइंट में नहीं पढ़ रहे थे कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो किसी बिंब से आ रही प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद, देखिए वहां पर था दर्पण, लेकिन यहां है लेंस, तो लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर पड़ती है
या पड़ती हुई मालूम पड़ती है, इससे जो आकृति बनती है उसको कहेंगे हम लोग प्रतिबिंब। तब प्रतिबिंब किसे कहते हैं समझ गए? फिर से परिभाषा, किसी, जैसे देखिए मान लीजिए ये हमारा क्या है, ये उत्तल लेंस है, किसी बिंब से आ रही प्रकाश किरणें, किसी बिंब से लेंस से अपवर्तन के बाद, लेंस से मुख्य मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो यहां से कुछ ना कुछ आकृति बनेगी, तो इस आकृति को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रतिबिंब बोले, प्रतिबिंब। अब ये दो प्रकार की होती है, पढ़े थे हम लोग, एगो सीधा वाला एगो उल्टा वाला, लेकिन सीधा उल्टा हम न पढ़ेंगे यहाँ पर, नहीं क्या? देखिए एगो कर की बात बता रहे हैं, एगो गए बाराती में बैठे हुए थे, तब बाराती में नाश्ता उस्ता के बाद जो है ना अभिनंदन पत्र बटाता है किसी किसी बाराती में, माने वो वर पक्ष और वधु पक्ष के कुछ बातें उसमें लिखी रहती है और वो सब बाराती लोगों सराती लोगों को दिया जाता है, उसमें बहुत सारी शायरी तायरी भी रहता है लिखल, तो वो लोग पढ़ता है कि नहीं? हमको मिला तो हमको लगा कि समोसा ही पर देगा लाला के खाने के लिए बताइए हम पूछे कि हो कुछ देवो ही पर खाए ला की, का दुर्मर्दा बात नहीं, पढ़े वाला चीज है कि हाँ उसमें लिखा हुआ था, हम तब पढ़े नहीं, कहने का मतलब है क्या पढ़ रहे थे हम लोग, तो यहाँ क्या होगा कि आती प्रतीत होती है या नहीं, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कितने प्रकार के? दो प्रकार। कौन कौन? तो सीधा नहीं बोलेंगे, बात वही है लेकिन सीधा नहीं बोलेंगे, बोलेंगे वास्तविक और आभासी। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए अब चलते हैं कि भाई वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, आभासी किसे कहते हैं, तो ये सब तो पीछे क्लियर हो ही चुका था, लेकिन फिर भी वास्तविक प्रतिबिंब, किसी बिंब से आ रही प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर कटती है, इससे जो संरचना बनती है इसको कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। अब वास्तविक हमेशा क्या होता है भाई? उल्टा होता है, नहीं, अब वास्तविक को हम लोग पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। ये तो क्लियर हो गया। अब चलेंगे अब आभासी वाला, किसी बीम से आ रही प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर करती हुई मालूम पड़ती है, इसको कहते हैं आभासी प्रतिबिंब। अब आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, हमेशा सीधा होता है, याद रखना है, और इसे हम लोग पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, आभासी को नहीं कर सकते हैं, काल्पनिक को कर सकते हैं। काल्पनिक को अंग्रेजी में, सॉरी वास्तविक को कर सकते हैं, वास्तविक को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं रियल, नहीं, और आभासी को कहते हैं हम लोग क्या? वर्चुअल, वर्चुअल। ठीक है ना? चलिए आइए किताब की ओर। तो इतना समझ गए ना? अरे ये सब तो मजा नहीं आ रहा है पढ़ाने में, क्योंकि ये सब हम लोग पहले भी पढ़ चुके थे। अब हमें पढ़ना है लेंसों के लिए किरण आरेख की बनावट। देखिए अब हम लोग जो किरण आरेख पढ़ने वाले हैं वो लेंस के लिए कैसे किरण आरेख बनाएंगे उनके लिए। अब समझिए, लेंसों के लिए जैसे हम लोग दर्पण में देखे थे कि बउआ रे ये दर्पण है, समझो थोड़ा सा, ऐसे देखे थे, तो हम लोग कहे थे कि अगर मुख्य अक्ष के समांतर हो तो कहां से गुजरेगी? क्लियर? चलिए दूसरा हमने बताया था आपको कि अगर वह फोकस से जा रही है तो मुख्य अक्ष की क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। नहीं पढ़े थे? चलिए तीसरा हम लोग पढ़े थे, तीसरा पढ़े थे कि अगर वह ध्रुव पर गई है जितना कोण पर उतने पर लौटेगी, तो ये भी पढ़े थे। चौथा पढ़े थे बवारे कि अगर वह सी से गई है तो सी ए से लौटेगी। ये चार गो चीज हम लोग वहां पढ़े थे, कहां पर? दर्पण में। अब पढ़ेंगे हम लोग आज इसी चीज को लेंस में, तब वहां पर हमको चित्र बनाने में क्या होगी? आसानी होगी। जब आपतित किरण ध्रुव से आपतित हो तो वह सीधे निकल जाती है, मतलब क्या? चलिए कि एक एक समझिए, ऐसे पहला वाला दर्पण को भी लेके चलते हैं साथ साथ में, एगो अवतल वाला है तो अवतलों को ले ही के चलते हैं साथ में, सबको लेके चलेंगे साथ साथ, किसी को दिक्कत? ये इसका क्या है भाई? मिडिल पॉइंट है, ये इसका मिडिल पॉइंट है, ये इसका मिडिल पॉइंट है। ध्रुव कहने का मतलब है एक कर ध्रुव ये है, एक कर ध्रुव ये है, एक कर ध्रुव ये है। ध्रुव का मतलब मिडिल पॉइंट, जिसको प्रकाशीय केंद्र हम लोग बोले थे। अब समझिए क्या कह रहा है कि अगर आपतित किरणें ध्रुव से है तो आपतित किरणें ध्रुव से है ऐसे, क्लियर? तो वो सीधा निकलेगी, सीधे जाएगी। ठीक है? अगर आपतित किरणें अगर कहां से गई है, अगर मान लीजिए आपको समझ में ऐसा आता होगा कि सर
सर एक बात और बताइए ना, अगर मान लीजिए ई एकदम हल्का तिरछा होता तो कोई बात नहीं, तो ऐसे निकल जाती वो, क्या दिक्कत है? अगर मान लीजिए आपके दिमाग में आता हुआ कि सर अगर पूरा कर्व होकर चलता है, ऐसे करके ऐसे आता तब क्या होता, तो वो ऐसे जाता, ठीक है ना। यानी यहाँ पर अपवर्तन, कहने का मतलब अपवर्तन नहीं होगा भाई मेरे, वो बिल्कुल सीधा एग्जैक्ट निकलेगा। मिडिल से गया है तो सीधे निकलेगा। जैसे हम लोग देखे थे ना, देखिए ऐसे आया था तो यहाँ से ऐसे हुआ था ना जी, तो ऐसे नहीं होगा तब वो, यहाँ पर अपवर्तन की घटना तो होगी ही नहीं। कब? जब वो मिडिल से जाएगी तब। कहने का मतलब वो ऐसा है। हम आगे चित्र में ऐसा बनाएंगे, याद रखिएगा। केंद्र से जाएगी तो कैसे जाएगी भाई? कहेगा सर अगर इसमें जाएगा तो क्या होगा, तो इसमें भी जाएगा तो वही होगी, इसमें जाएगी तो भी वही होगी, इसमें जाएगी तो भी वही होगी। समझे बात को? चाहे आप किधरों से लीजिएगा, चाहे ऊपर से आए सीधे तो भी सीधे निकलेगी, मन निकलने के बाद वो जो टेढ़ी मेढ़ी होती है वो टेढ़ी मेढ़ी नहीं होगी, सीधा निकलेगी। ये क्लियर हो गया? हम लोग इसमें क्या देखे थे, ये ध्रुव पर से जाएगी तो ऐसे घूमेगी, तो यहाँ पर तो परावर्तन हो रहा था, लेकिन यहाँ तो अपवर्तन हो रहा है तो वो सीधे निकल गई। तो एक बात क्लियर हो गया कि जब ध्रुव से जाएगी तो कैसे होगी वो। चलिए अब दूसरे बातों पर चलते हैं। कह रहा है जब आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो तो फोकस से अपवर्तित होती है। मतलब क्या कि समझो ऐसे एगो लेंस ले लो, अवतल ले लो, और एगो दर्पण को भी लेके चलो ताकि समझने में सुविधा हो जाए, सब क्लियर हो जाए एकदम डाउट डाउट। अब चलते हैं, यहां से ये ऐसे है, यहां से ये ऐसे है, और यहां से ये ऐसे है। कोई दिक्कत? क्या कह रहे देखो, आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर है। अब हमारी आपतित किरण जो भाई मेरे, ये मुख्य अक्ष के समांतर है, ऐसे गई है। इसमें भी आपतित किरणें मुख्य अक्ष के समांतर है, इसमें भी मुख्य अक्ष के समांतर है। कोई दिक्कत? तो इसमें हम लोग पढ़े थे पिछले दिन, याद होगा कि यहां से जब लौटेगी तो कहां से लौटेगी? फोकस से। तो लौटती है तो फोकस से, लेकिन अपवर्तन होगा तो भी फोकसे से जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर रहेगा। तो अब दोनों बात क्लियर हो गया। देखिए इसमें भी दर्पण में भी अगर मुख्य अक्ष के समांतर है तो फोकस से ही जाएगा, इसमें भी अगर मुख्य अक्ष के समांतर है तो भी फोकस से ही जाएगा। अब रही बात अवतल की, क्योंकि अवतल तो प्रकाश को अपसरित करता है, तो भागेगा ऐसे, तो ये तो यहां से कटेगा नहीं भाई। तो अब क्या करोगे? कुछ नहीं, इसको थोड़ा सा बैक ले आएंगे, बैक ले आएंगे, बैक गाड़ी मार देंगे तो ऐप पर चल जाएगी, हो गया। तब भी जाएगी फोकस से ही मेरे भाई, कोई दिक्कत? तो अगर मुख्य अक्ष के समांतर हो तो कहां से गुजरेगी वो? ये क्लियर हो गया सब लोगों को? क्योंकि देखिए वहां पर चित्र जब हम बनाएंगे ना तो हमें ये सब पढ़ना पड़ता है, तो पहले ही सबको पढ़ लेते हैं कि बउआ रे अगर मुख्य अक्ष के समांतर आ रही आपतित किरणें हैं तो कहां से गुजरेगी? फोकस से। अरे बउआ अगर मान लो अगर प्रकाशीय केंद्र से जा रही है तब कहां से गुजरेगी? तो सीधे सीधे निकल जाएगी। सर जी प्रकाशीय केंद्र से निकल रही है ना, तो आप तो पढ़े किए थे कि वो सीधे निकल जाएगी। पी से गया है ना, पी से ऐसे आया था ना, तो कहीं मुड़ा कहाँ था, वो तो सीधे भेज दिए थे, आप उसको भेज दिए थे सीधे, तो भेज दीजिए सीधे ना। चलिए ये तो क्लियर हो गया, दो गई बात। अब तीसरम बात, तीसरम बात क्या कह रहा है सो देखो, आपतित किरण फोकस से आपतित हो तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। फिर उसी का उल्टा, जैसे देखो एक हमारा ये वाली लेंस है, ये अवतल वाली लेंस है, और ये हमारा एगो क्या है, ये दर्पण है। हो गया चित्र थोड़ा सा बेढप बन गया है चिमनी बन गया भाई हाँ चलिए जो भी है। अरे शादी विवाह के बाद लड़कियां लोगों का ऐसे नहीं फिगर बन जाता है ठीक है। हाँ हाँ अरे भाई सही बता रहे हैं। तो आप स्कूल में मैडम जी को देखिए, एकदम बिल्कुल ऐसे नहीं दिखाई पड़ेगी, आजकल पचकल ढचकल चलिए आइए किताब की ओर। ये हो गया, ये हो गया, और ये हो गया। क्लियर? किसी को दिक्कत? अब समझिए थोड़ा सा, प्रश्न क्या कहा है कि आपतित किरणें, आपतित किरणें फोकस से, यानी ये फोकस है बुआ रे, तो ये भी फोकस होगा नहीं। अगर आपतित किरणें ऐसे आई है फोकस से, तो ये तो यहां तक आएगी ही सीधा सीधा, क्योंकि लेंस के बाद ना बर्तन होगा, तो यहां से कैसे जाएगी? तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। पहला वाला में आप क्या पढ़े थे? पहला वाला में इसी चीज को आप पढ़े कि ऐसे आई तब फोकस से गुजरी, लेकिन यहां उल्टा कह दिया कि अगर ऐसे आई है तब क्या होगी? तो समांतर हो जाए। समांतर आई तब फोकस से,
तो फोकस से आई तो समांतर हो गया, उल्टा कर दिया, दैट्स ऑल। फिर इसी तरह से अगर मुख्य अक्ष के समांतर आई थी तो कहां से निकले थी? फोकस से। लेकिन अब कह रहा है कि बउआ रे एफ से आई है ऐसे, ऐसे आई है तो यहां से ऐसे जाएगी, नहीं जाएगी, तो ये क्या निकल जाएगी? ऐसे समांतर निकल जाएगी। कैसे निकल जाएगी? वो समांतर निकलेगी। किसी को दिक्कत? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या पढ़े थे? तो इसमें भी वही पढ़े थे कि ऐसे आई थी तो कहां से गुजरी थी? फोकस से। लेकिन अगर इसी चीज को हमने कहा था कि अगर फोकस से आएगी तो यहां से क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। किसी को दिक्कत? तो हम लोग पढ़ रहे थे अभी तक लेंस में विभिन्न दूरियों पर रखी किरण आरेख बनने की संरचना। हो गया? तो आज के लिए वीडियो इतने ही है। तो अभी तक आप पढ़ रहे थे लेंस से अपवर्तन की घटना। तो पहला हमने पढ़ा, क्या क्या पढ़ा? तो प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। फिर पढ़े हम लोग एस्नेल के नियम किसे कहते हैं। पुनः पढ़ा हमने कि अपने दैनिक जीवन में प्रकाश के अपवर्तन का क्या क्या उपयोग है। फिर हमने पढ़ा कि बाल्टी की गहराई कम क्यों मालूम पड़ती है। इसके बाद हमने पढ़ा कि प्रिज्म किसे कहते हैं, नहीं प्रिज्म के सतह के बारे में हमने पढ़ा कि प्रवर्तक पृष्ठ किसे कहते हैं, कितने पृष्ठ होते हैं। पुनः हमने पढ़ा लेंस कैसे बनते हैं, लेंस के फोकस, धूर, वक्रता, त्रिज्या इत्यादि। लेंस कितने प्रकार के हैं, कौन कौन से लेंस हैं, उसके कौन कौन से पार्ट हैं, नहीं ये सब हमने पढ़ा। और इसके बाद हमने पढ़ा कि लेंस से कि भाई कि विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तु से आ रही प्रकाश किरणें का किस तरह की आकृति बनेगी, और अभिसारी और अपसारी लेंस के बारे में पढ़े। तो आशा है आपको बखूबी समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने इष्ट मित्रों को शेयर करिए, साथ में लाइक का बटन भी दबाइए, कमेंट करिए। बाकी समझ ही रहे हैं, तो हमें विदा दीजिए। कल मिलते हैं। जिंदगी का आनंद लीजिए, हंसते खेलते चलते रहिए, पढ़ते रहिए मजे से। और परीक्षा में इस बार जो है कम से कम जो है पूरा बोर्ड ऑफिस में हमारा नाम हो, बुलाहट हो। ऐसा हमारा नहीं, आप अपने के बारे में सोचिए कि बुलाहट हो, ऐसा लेकर चलिए लक्ष्य को। ठीक है ना? लक्ष्य को ऊंचा रखिएगा ना तो तीर जरूर ऊपर जाएगा, इसकी गारंटी होती है। हमने पढ़ा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल का लिखा हुआ था आत्मनिर्भरता। उसमें उन्होंने बताया कि निशाना को दूर मारोगे ना तो तीर ऑटोमेटिक दूर तक जाएगी, और निशाना अगर हमें नजदीक ही मारना है तो स्वाभाविक सी नहीं। तो अरे लक्ष्य हम रखते हैं कि बोर्ड ऑफिस जाने तक का, तो कम से कम जिले टॉप हो जाए, क्या दिक्कत है? ठीक है, तो चलते हैं, कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।